मैं यही समझ रहा हूँ कि ना तो तुमने चैप्टर पढ़ा है, ना तो तुमने कोई वीडियो लेक्चर देखा है, और ना ही अभी तक तुमने किताब खरीदा है, लेकिन फिर भी तुम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन तुम्हारा छूट गया ना भाई, मैं अपने चैनल का नाम बदल दूंगा। क्योंकि पूरे चैप्टर का रिवीजन, फेडरलिज्म जो चैप्टर है ना, पूरे चैप्टर का रिवीजन भी कराऊंगा और तुम्हें इसी वीडियो में याद भी करवा दूंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, हर चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे तुम्हारे दिमाग का सबसे निचला नस के अंदर ये चैप्टर बैठ जाएगा और तुम कहोगे बाप रे बाप, दिमाग खुश हो गया। तुमको अगर रटने का नहीं है मन तो पूरा वीडियो देखो, और अगर रटने का मन है तो 2x पे लगा के देख लो। मज़ा भी आएगा, मैं कह रहा हूँ, मैं हंसा कर पढ़ाऊँगा, मज़ा भी दिलाऊँगा और याद भी कराऊँगा, मूवी की तरह लगेगा। ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे हॉट क्वेश्चन हमेशा होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में, सबसे पहले यही रहता है ससुराई। व्हाट इज़ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म का मतलब ही तुम समझ लो। देखो क्या है फेडरलिज्म, बेसिकली एक सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है? जब भी कोई चीज़ बड़े लेवल पर होती है ना, उसको सिस्टम कहते हैं। अब जैसे एल्विस यादव ने कहा था कि हम स्कॉर्पियो लेके आएंगे गुड़गांव में, तो जब वो गया था ना भाई, तो स्कॉर्पियो से पूरा जाम हो गया था गुड़गांव। अब सोचो, इतना बड़ा लेवल पे स्कॉर्पियो पहुंचा था, तो इसी वजह से उसको कह दिया गया एल्विस का सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब यही होता है जब कोई चीज़ बड़े लेवल पर हो। तो फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक सिस्टम है वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इसको सेंट्रल मान लो, इसको स्टेट गवर्नमेंट मान लो, सेंट्रल और इसको स्टेट मान लो। पावर इन दोनों के बीच डिवाइड हो गया, इसी को फेडरलिज्म कहते हैं। समझ में आ गया? ये सेंट्रल मान लो और इसको क्या मान लो? स्टेट मान लो। पावर इन दोनों के बीच में डिवाइड हो गया, इसी को फेडरलिज्म कहते हैं। बस खुश? ये क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन फेडरल सिस्टम। याद रखना, फेडरलिज्म एक अलग चीज है। ISM जब भी वर्ड के लास्ट में लगा होना, जैसे कि फेडरलिज्म लगा है, तो वो एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि एक बिलीफ, एक ऐसा बात है जिसको बहुत सारे लोग मानते हैं, तो वो फेडरलिज्म है। अब फेडरल सिस्टम क्या होता है उसको मैं आपको बताता हूं। देखो, अब फेडरल सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये भी गवर्नमेंट का एक सिस्टम ही है, जहां पर पावर डिवाइड होता है स्टेट और सेंट्रल के बीच में। तो क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि डिफाइन फेडरल सिस्टम या फिर डिफाइन फेडरलिज्म, बात एक ही होता है। ठीक है, आंसर आपका सेम ही रहेगा। ये मैंने इसलिए लिख दिया था ना, ये वाला, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो फेडरलिज्म का याद किया था, ये फेडरल सिस्टम कहाँ से आ गया? अरे ससुरा, उसी को कहते हैं। ठीक है, इसको अलग चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट के 2 टायर्स ये हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट पूछ दे तो क्या लगाना? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल बेसिकली यही है कि मेक लॉज फॉर द होल कंट्री एंड कंट्रोल्स फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, करेंसी। याद कर लेना ये, ठीक है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो लॉज बनाती है, ये बात याद रख लेना। दूसरी बात ये याद रख लेना कि कंट्रोल फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स यानी कि बाहर के अदर कंट्रीज से जो भी रिलेशन वगैरह, ये सब चीज़ों को सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या करती है? रिकॉर्ड में रखती है या मेंटेन करती है। तो सबसे पहली चीज़ मेक लॉज, और दूसरी चीज़ फॉरेन अफेयर्स पर कंट्रोल रखती है। तीसरी चीज़ डिफेंस पर जो कब्जा है ना, वो किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और चौथी चीज़ करेंसी। अब करेंसी, तुम्हारे गांव का मुखिया करेंसी छापता है, तुम्हारे गांव का मुखिया पैसा छापता है, पैसा छापने का मशीन है उसके पास? नहीं है, सिर्फ घोटाला करके पैसा अपने पास रखता है। तो करेंसी छापने की जो क्षमता है या फिर पावर है, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या क्या रोल है? तो बेसिकली इसका क्या लिख देंगे कि स्टेट लॉज बनाता है, यानी कि आपके जैसे कि आप द बिहार से हैं, द यूपी से हैं, द उत्तराखंड से हैं उत्तराखंडी बोल लो, बिहार यूपी, तो वहाँ से हैं, तो वहाँ का जो सरकार है, जैसे कि बिहार का अभी नीतीश कुमार जी हैं, यूपी का कौन है?
हम यूपी का कौन भूल सकता है योगी जी को, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली स्टेट के लॉज बनाते हैं। और दूसरा काम क्या होता है कि कंट्रोल्स एजुकेशन। याद रखना, एजुकेशन का कंट्रोल सेंट्रल के पास नहीं, स्टेट के पास होता है। हेल्थ का कंट्रोल भी स्टेट के पास ही होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्रोल भी पूरा स्टेट के पास ही होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको स्किप मत करना, सही कह रहा हूँ। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द फेडरलिज्म? तो फेडरलिज्म के एडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे, प्रोमोट्स नेशनल यूनिटी। यूनिटी का मतलब आप समझते ही हैं, और नेशनल जो है इंडिया लेवल पर, और प्रोमोट का मतलब बढ़ावा देता है, यानी कि इंडिया लेवल पर भाईचारे को बढ़ावा देता है फेडरलिज्म। कैसे भाईचारे को बढ़ावा देता है? अब ये मान लो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है, ये लोकल गवर्नमेंट है। ये सेंटर कहे कि सारा लॉज मैं ही बनाऊंगा, सारा पावर मेरे हाथ में रहेगा, तो ये दोनों तो कहेंगे ना भाई कि क्या कर रहे हो, हमें भी कुछ पावर दो। तो ये सेंटर क्या किया, इसको भी कुछ पावर दे दिया, इसको भी कुछ पावर दे दिया, पावर डिवाइड हो गया, यानी कि सबका रिस्पेक्ट किया जा रहा है। और जब सबका रिस्पेक्ट होता है तो सबको एक साथ चलते हैं, उसी को नेशनल यूनिटी कहेंगे हम। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। एकोमोडेट डाइवर्सिटी। अब जो देखो हमने देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इन सभी गवर्नमेंट में अलग अलग डाइवर्सिटी के, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग होंगे, तो सबको एक साथ लेकर चलता है फेडरलिज्म। तो दूसरा पॉइंट एकोमोडेट डाइवर्सिटी। प्रोवाइड्स ऑटोनॉमी टू स्टेट्स, यानी कि सेंट्रल ने क्या किया था, यहाँ पर स्टेट को कुछ पावर दे दिया था, तो स्टेट के पास भी तो अपनी कुछ पावर हो गई ना। तो ऑटोनॉमी का मतलब होता है आज़ादी, तो स्टेट्स के पास भी अपनी कुछ आज़ादी ये फेडरलिज्म प्रोवाइड करता है। तो ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए, 3 नंबर भी तुम्हारे पक्के हो गए। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द फेडरलिज्म? फेडरलिज्म का डिसएडवांटेज क्या है? तो देखो, कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। सेंट्रल कहता है मेरा बात तुम नहीं मानेगा, मेरा बात तुम नहीं मानेगा, स्टेट कहता है काहे माने, हमारे पास भी तो पावर है कुछ, काहे माने हम। तो इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो याद रखना, एक और क्वेश्चन बता देता हूं कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में जब कुछ झगड़ा होता है तो ये कौन सुलझाता है? सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है उस झगड़े को। एंड कैन बी स्लो इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। और फिर दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? कैन बी स्लो इन डिसीजन मेकिंग। अब जाहिर सी बात है, सेंटर कुछ स्टेट में कुछ अपने प्रोवाइड करना चाहता है तो फिर नहीं हो पाता है, लागू ही नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि तुम देखते हो ना कि सेंट्रल कुछ कहेगा तो स्टेट कहेगा क्या भाई, अभी मेरा मूड नहीं है, मैं लागू नहीं होने दूंगा अपने स्टेट में। तो फिर डिसीजन मेकिंग में थोड़ा डिले आ जाता है। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, कहो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछ देता है। गिव एग्जांपल्स ऑफ फेडरल कंट्रीज। क्या आंसर लगाओगे? इंडिया, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्रीज़ हैं फेडरल कंट्रीज़ के, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इनको रट ही लेना भाई, इसका कोई ट्रिक क्या है, ट्रिक बना लेना, मतलब फुल फॉर्म बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट्स। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट तुम मान लो, ठीक है, और इसको लोकल गवर्नमेंट मान लो। पहले क्या होता था ना कि इस लोकल, जैसे कि गांव लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर ध्यान नहीं दिया जाता था, सारा पैसा, सारा पावर सेंटर के पास ही रहता था। लेकिन अब क्या हो गया ना कि पावर जो है लोकल के पास भी कुछ दे दिया गया है। देखते होगे ना, मुखिया लोग थोड़ा अकड़ के चलता है आजकल, 5 करोड़ तक का उन लोगों को पैसा मिलता है, ठीक है। तो पावर कुछ लोकल के पास भी डिवाइड हो गया है, तो इसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, यानी कि सेंटर से पावर को ट्रांसफ़र करके लोकल लेवल तक कर देना, कुछ पावर्स को, सभी को नहीं। अब मुखिया पीएम नहीं हो जाएगा, इसको बहुत अच्छे से रट लेना डिसेंट्रलाइजेशन वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स। रुको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बढ़ाओ सब, लैपटॉप वैपटॉप लूँ यार। व्हाट इज़ द रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स? तो क्या होगा? लोकल गवर्नमेंट्स प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज लाइक वाटर, सैनिटेशन एंड एजुकेशन। सैनिटेशन का मतलब होता है कि साफ़ सफाई उफाई, इस सब पर ध्यान देता है लोकल गवर्नमेंट। तो वाटर, सैनिटेशन और एजुकेशन ये किसके हाथ में होता है? लोकल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, बेसिक सर्विस माना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ डज फेडरलिज्म प्रमोट नेशनल यूनिटी?
फेडरलिज्म नेशनल यूनिटी को कैसे प्रमोट करता है? तो क्या आंसर होगा इसका? फेडरलिज्म प्रमोट्स नेशनल यूनिटी बाय गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल स्टेट्स एंड रीजन्स। अब तुम्हें मैंने बताया था ना यार, ध्यान नहीं देते हो तुम लोग। देखो ये था हमारा क्या, इसको हमने सेंट्रल मान लिया था, ठीक है, और इसको हमने स्टेट मान लिया था, ठीक है। अब क्या हुआ था ना कि पावर इसने इसको डिवाइड कर दिया था, इसको पावर दे दिया था कुछ, और ये था हमारा लोकल, मान लो इसने इसको पावर दे दिया। तो बेसिकली हुआ क्या ना कि सब के पास पावर बंट गया, यानी कि अगर 50% पावर था, 50%, तो 15% इसके पास है, 15% इसके पास है, ये सेंट्रल है तो 30% मान लो इसके पास, या फिर 20% मान लो, ऐसे पावर डिवाइड हो गया, जिसके कारण जो है एक नेशनल यूनिटी बन गई, यानी कि सबको लगा कि हमें कुछ ना कुछ हक मिल रहा है, यानी कि लोगों ने लड़ाई करना फिर छोड़ दिया, ठीक है। तो ये याद रखना कि नेशनल यूनिटी को फेडरलिज्म कैसे प्रमोट करता है। तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझा दिया है, याद कर लेना, रट लेना, जो हो सके कर लेना, बहुत ज़रूरी है। हाउ डज फेडरलिज्म एकोमोडेट डाइवर्सिटी? अब डाइवर्सिटी को कैसे एकोमोडेट करता है? तो बेसिकली इसमें भी यही लिखते हैं ना कि बाई अलाउिंग डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन्स टू हैव देयर ओन लॉज एंड कस्टम्स। यानी कि हमने देखा था ना कि सेंट्रल ने कैसे पावर डिवाइड किया था स्टेट के पास, स्टेट ने कुछ लोकल के पास। अब ये स्टेट भी अपने लेवल पर, यानी कि इसके यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं, लोकल के यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं, तो ये अपने लेवल पर भी कुछ लॉज बना सकते हैं अगर इन्हें कुछ लगता है तो। इसी वजह से जो है ये सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, इसी को कहते हैं डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना, साथ लेके चलना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। ये हमेशा पूछ देता है एग्जाम में। तो फेडरल गवर्नमेंट का पहला पॉइंट याद रखना कि पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन यहीं पर बात करें यूनिटी गवर्नमेंट की, तो जितने भी पावर्स होते हैं ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता है, ठीक है। ये बहुत एग्जाम्पल सही से याद रखना। यूके बेसिकली सेंट्रलाइज्ड पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यूनाइटेड किंगडम, यूके सेंट्रलाइज पावर है, और फिर फेडरल में इंडिया याद रख लेना, ठीक है, एग्जाम्पल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म? तो फेडरलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि पावर डिवाइड होगा इसमें, ऑटोनॉमी टू स्टेट्स, अब डिवाइड हो गया पावर तो जाहिर सी बात है जिसको कुछ हिस्सा मिला रहेगा वो तो उसका हो गया ना, तो ऑटोनॉमी टू स्टेट्स और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये 3 फंक्शन याद रखना फेडरलिज्म का। फंक्शन पूछ ले, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले, जो पूछ ले उसमें यही लिखना कि डिवीजन ऑफ पावर, ऑटोनॉमी टू स्टेट्स एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसको रट ही लो, मैं तो कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क भी कर लो, ये हमेशा पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज फेडरलिज्म प्रोवाइड ऑटोनॉमी टू स्टेट्स? स्टेट्स को कैसे प्रोवाइड करता है? तो इसको मैंने बताया था कि फेडरलिज्म प्रोवाइड्स ऑटोनॉमी टू स्टेट्स बाय गिविंग देम द पावर मेक देयर ओन लॉज एंड डिसीजंस। अब स्टेट्स के पास ऑटोनॉमी कैसे है? तो ऐसे है ना भाई कि वो उनके पास भी कुछ पावर है अपनी, वो जो चाहे कर सकते हैं, वो खुद के लिए लॉज बना सकते हैं, खुद से अपना डिसीजन ले सकते हैं स्टेट में कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस तरीके से ऑटोनॉमी उनको मिल रही है, आज़ादी मिल रही है। एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, आसान लैंग्वेज में मैंने आपको लिए तैयार किया है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी इन फेडरलिज्म? तो फेडरलिज्म के अंदर जुडिशरी का रोल यही है कि सेंटर और स्टेट्स अपने पावर से आगे न बढ़ जाएं। यानी कि ये सेंटर है, ये स्टेट है, इसका काम है 10% और इसका काम है 5%, तो ये 10% ही अपना काम करे और ये 5% ही अपना काम करे। ये मत कह दे कि मैं 15% काम करूँगा, ये मत कह दे कि मैं 10% काम करूँगा, ठीक है। तो ये लोग अपने लिमिट में रह के काम करें, ये दोनों सेंटर और स्टेट। यही काम जुडिशरी करती है कि हम देखभाल करेंगे, न तो तुम्हें 10% से ज़्यादा करने देंगे सेंटर और न तो तुम्हें 5% से ज़्यादा करने देंगे काम स्टेट। इस तरीके से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज फेडरलिज्म प्रोमोट डेमोक्रेसी? अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि सबको साथ लेके चलना, इसी को डेमोक्रेसी आसान भाषा में कहें तो। अब फेडरलिज्म के अंदर हमने देखा है कि सेंटर में पावर डिवाइड है, स्टेट में पावर डिवाइड है, लोकल में पावर डिवाइड है, सबको एक साथ लेके चल रहा है ना, पावर एक के पास नहीं है। तो सारे डाइवर्सिटी और सारे रिलीजियन के लोग एक साथ रह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है ना। आंसर में क्या लिखोगे? फेडरलिज्म प्रमोट्स डेमोक्रेसी बाय गिविंग सिटीजन्स
अ से इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यानी कि फेडरलिज्म का कि देखो वोटिंग का राइट तुम्हें मिला है, अ से का मतलब होता है तुम्हें वोटिंग राइट दिया है फेडरलिज्म ने, यानी कि तुम डिसीजन मेकिंग में अपने रूलर को भेज सकते हो, यानी कि तुम चुनोगे कि मेरा एमएलए कौन होगा, एमपी कौन होगा, तुम अपने वोट डाल करके। तो ये फेडरलिज्म ही प्रोवाइड करता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आप अपने, यानी कि अगर देखो मैं कह रहा हूँ कि मेरे घर के सारे डिसीजंस ये लेगा, तो कहीं ना कहीं ये सारे डिसीजंस मैं ही ले रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा है। तो इसको भी अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो देखो स्टेट और सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, समझाया था मैंने। डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है ना कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि कभी कभी सेंटर किसी स्टेट को ज़्यादा पैसा दे देता है या ज़्यादा पावर दे देता है, कभी किसी को कम मिल जाता है। इस तरीके से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या फिर रिसोर्स हो जाता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं और इनको भी बहुत अच्छे से याद कर लेना। चैलेंजेस को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये चैलेंजेस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज फेडरलिज्म अफेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये कैसे हमें रोकता है। तो देखो, फेडरलिज्म प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय अलाउइंग स्टेट्स टू मेक देयर ओन इकोनॉमिक डिसीजंस। यानी कि स्टेट जो है वो सारा अपना स्टेट का रिवेन्यू अपने पास रखता है, तो जाहिर सी बात है उसको कुछ फ़ायदा होगा, और फिर उसमें से भी कुछ वो सेंटर को देता है। तो इस तरीके से फेडरलिज्म अगर नहीं होता तो सारा पैसा सेंटर के पास जाता, तो स्टेट के पास तो कुछ पावर ही नहीं रहती। तो फेडरलिज्म ने क्या किया कि स्टेट के पास पैसा भी दिया, स्टेट को पावर भी दिया, और स्टेट को ऑटोनॉमी भी दी, और स्टेट के अंदर रहते हैं अलग अलग रिलीजन के लोग, तो कहीं ना कहीं ये किसको प्रमोट कर रहा है, डेमोक्रेसी को ही। ठीक है, तो इसको याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20वां, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। इंडिया में बेसिकली सिग्निफिकेंट क्या क्या है, ये कभी कभी पूछता है क्वेश्चन, लेकिन अगर कुछ दिमाग सटका रहता है उसका तो ये पूछ देता है। तो फेडरलिज्म इज सिग्निफिकेंट इन इंडिया एज इट अलाउज, यानी कि इतना तो ये तो क्वेश्चन से ही दिख लोगे, अलाउज फॉर एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड प्रमोट्स नेशनल यूनिटी। अब डाइवर्सिटी कैसे एकोमोडेट होता है, मैंने तुम्हें बताया था कि सेंटर है, स्टेट है, लोकल है, इन तीनों के बीच पावर डिवाइडेड है, इन तीनों के बीच अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट के लोग रह रहे हैं, सबको ये एक साथ है, तो कहीं ना कहीं ये एकोमोडेशन को प्रमोट कर रहा है ना फेडरलिज्म। अगर फेडरलिज्म नहीं होता, पावर सिर्फ सेंटर के पास होता और बाकी स्टेट और लोकल लेवल पर लोग सड़ते मरते गलते। तो एकोमोडेशन को देता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग सबको एक साथ रह रहे हैं, और नेशनल यूनिटी को भी प्रमोट कर रहा है। तो एकोमोडेशन और नेशनल यूनिटी एक ही चीज़ है, लेकिन 2 पॉइंट्स तुम बनाकर लिख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काजी हंस रहे हो, चैप्टर तुम्हारा एकदम क्लियर हो गया है। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। बहुत मेहनत से ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए किताब निचोड़ के निकालता हूँ, यानी कि इनको कर लिए ना तो तुम्हारा 90% क्वेश्चन कंप्लीट। अब तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए काजी चलिए।